नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा कब बहाल होगा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से सीधे पूछ दिया कि साफ साफ बताइए, जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा कब बहाल होगा, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना बहुत जरूरी है। अगस्त 2019 में जब धारा 370 हटाई गई, उसी के साथ जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा भी समाप्त कर दिया गया था। करीब 4 साल से वहां कोई विधानसभा नहीं है, लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व नहीं है। उपराज्यपाल हैं और वही इस वक्त जम्मू कश्मीर के प्रशासक हैं। चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि आप केंद्र सरकार से निर्देश हासिल करें और निश्चित समय सीमा बताएं कि कब राज्य का दर्जा बहाल होगा। हम समझते हैं कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। देश को बचाए रखना अपने आप में भी बड़ा सवाल है। कोर्ट ने कहा कि हम आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहते, लेकिन आप और अटॉर्नी जनरल उच्च स्तर से, हाई लेवल से निर्देश हासिल कीजिए और बताइए कि राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर कोई समय सीमा है। इस समय धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को यही बताया है कि हमने केंद्र सरकार से निर्देश ले लिया है। जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश होना स्थायी रूप से नहीं है। स्थिति सामान्य होने के बाद बहाल होगी, लेकिन इसकी व्याख्या कौन करेगा कि स्थिति सामान्य है या नहीं? और केंद्र सरकार तो यही बात 4 साल से कह रही है कि स्थिति सामान्य होते ही राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा स्थायी नहीं है। सवाल है, क्या केंद्र सरकार इस बार ठोस रूप से बताएगी कि राज्य का दर्जा कब बहाल होगा? तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा है कि मैं परसों यानी 31 अगस्त को और स्पष्टता से आपको जवाब दूंगा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। हम याद दिलाना चाहते हैं कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश तो है, मगर उसके पास विधानसभा नहीं है। यह भी याद रखना चाहिए कि 4 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मसले को नहीं सुना, लेकिन जिस रफ्तार से इस मामले की सुनवाई हो रही है, क्या उम्मीद की जा सकती है कि कुछ अलग होने वाला है? क्या केंद्र सरकार निश्चित समय सीमा का ऐलान करेगी कि फला तारीख को या महीने में वहां राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे? 31 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा हो सकता है, जब पता चलेगा कि केंद्र सरकार राज्य का दर्जा बहाल कराने और चुनाव कराने को लेकर क्या सोचती है, क्या तारीख बताती है। आखिर 4 साल तक केंद्र सरकार ने खुद से इस मामले में पहल क्यों नहीं की? आज ही जम्मू कश्मीर के एक इलाके से संबंधित एक और खबर आई। सीमा पार पड़ोसी देश चीन से चीन ने एक नया और आधिकारिक नक्शा जारी किया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चीन की सीमा में बता दिया है। चीन समय समय पर भारत को चिढ़ाने के लिए इस तरह के पैंतरे करता रहता है, लेकिन इस वक्त क्यों कर रहा है? क्या G20 के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले चीन भारत को यह संदेश देना चाहता है कि पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद को लेकर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है? ट्विटर पर लोग अब सरकार से पूछ रहे हैं कि इस खबर को आए कई घंटे बीत चुके, विदेश मंत्री कहां हैं? वे लाल आंखें क्यों नहीं दिखा रहे हैं? उन्होंने चीन को लेकर चेतावनी अभी तक जारी क्यों नहीं की है? चीन पर लगातार रिपोर्ट करने वाले अनंत कृष्णन ने द हिंदू अखबार में लिखा है कि इसी अप्रैल में चीन ने घोषणा की थी कि वह अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों का नाम अपने हिसाब से रख देगा। भारत ने इसकी निंदा की, लेकिन चीन इससे पहले भी इस तरह की 2 सूची जारी कर चुका है। धारा 370 जिस दिन हटाई गई, उस दिन गृह मंत्री अमित शाह का संसद में दिया हुआ भाषण सुनिए। ऐसा लगा अमित शाह काफी गुस्से में आ गए, सीमा पर ही पहुंच जाएंगे, जब उन्होंने जोर देकर कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और कश्मीर घाटी देश का अभिन्न अंग। किसी सदस्य ने जब ध्यान दिलाया कि आप बहुत गुस्से में बोल रहे हैं, तब अमित शाह ने कहा कि मैं आक्रामक हूं? क्या आप पाक अधिकृत कश्मीर को जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं मानते हैं? अमित शाह रुके नहीं, आगे कहते चले गए कि हम इसके लिए जान दे देंगे। आप अग्रेसिव होने की बात करते हैं, हम इसके लिए जान दे देंगे।
अब चीन ने अपने नए नक्शे में दावा किया है कि अक्साई चीन उसकी सीमा के भीतर है। अमित शाह की प्रतिक्रिया का इंतजार हो रहा है कि वे क्या कहते हैं और चीन को किस तरह से ललकारते हैं। हमने बस 6 अगस्त 2019 के उनके भाषण का वो हिस्सा आपको याद दिला दिया। महज 4 दिन पहले दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक मुलाकात हुई थी। चीन ने अधिकृत बयान में कहा कि यह मुलाकात मोदी जी के आग्रह पर हुई है। हमारे सरकार के सूत्रों ने मीडिया को यह बताया कि मोदी जी ने बड़े सख्त लहजे में और तल्ख शब्दों में शी जिनपिंग से, जैसे उनको करना चाहिए था, उन्होंने शी जिनपिंग से बात की एलएसी को लेकर, घुसपैठ को लेकर। 4 दिन बीते नहीं थे कि चीन ने एक नक्शा रिलीज किया अपना, और उसमें हमारे अरुणाचल प्रदेश, हमारे अक्साई चीन को अपना हिस्सा दिखा दिया। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि चीन की यह धृष्टता करने की हिम्मत कैसे हुई कि हमारी भूभागीय अखंडता के साथ वो खिलवाड़ कर सके। और प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों का क्या प्रभाव है। एक वीडियो आया जिसमें शी जिनपिंग बैठ गए सोफे पर, मोदी जी खड़े हुए हैं। मोदी जी बात करते थे लाल आंख दिखाने की, मोदी जी बात करते थे सख्त शब्दों की। क्या सख्त शब्द बोले उन्होंने कि 4 दिन के अंदर चीन फिर से यह हिमाकत कर रहा है कि हमारे भूभागीय अखंडता के साथ खिलवाड़ करेगा। इस पर बीजेपी की इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही आरएसएस से लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता चीन के विरोध में प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे हैं और पूर्वी लद्दाख की सीमा पर पहुंच गए हैं। G20 की बैठक के पहले भारत चीन के इस उकसावे को नजरअंदाज भी करना चाहता होगा। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। भारत की तरफ से जो बताया गया और चीन की तरफ से जो बताया गया, दोनों में काफ़ी अंतर पाया गया। चीन की तरफ से जो सूचना लीक की गई वो काफ़ी अलग थी। 24 अगस्त को चीन ने बयान जारी किया और कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी से साइड लाइन पर बात की। दोनों ने खुलकर भारत और चीन के संबंधों पर बात की और सवालों को साझा किया। इस बयान में चीन की तरफ से खास तौर से बताया गया, भारत की तरफ से बातचीत की मांग की गई थी। चीन के राष्ट्रपति ने जोर दिया कि दोनों देशों के हित में है कि संबंधों में स्थायित्व और शांति आए। चीन कह रहा है कि भारत ने बातचीत की मांग की है और भारत के विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि चीन की तरफ से बातचीत की मांग की गई। चीन ने खुलकर बयान जारी किया और भारत की तरफ से सूत्रों के हवाले से यह बयान आया। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात की पुष्टि करने के एक दिन बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों अनौपचारिक रूप से मिले थे, जबकि चीन की ओर से द्विपक्षीय बातचीत की मांग की गई थी। इतना अंतर है। चीन लगातार संकेत कर रहा है कि पूर्वी लद्दाख को लेकर उसके नजरिए में बदलाव नहीं आया है। लेकिन एक चीज आपने गौर की होगी, भारत के प्रधानमंत्री कभी भी ये बात नहीं कहते हैं कि चीन को मई 2020 के स्टेटस को, यानी उस समय जो स्थापित स्थिति थी, उसको बहाल करना होगा। हमेशा इस बात पर चुप रहते हैं। जो लोग कह रहे थे कि चीन हमारी सीमा में नहीं घुसा है, वही अब कहने लगे हैं कि सीमा से पीछे हटने पर सहमति बन रही है। यह अंतर आ गया, क्या आपको पता चला? लेकिन तब से लेकर अब तक हुआ क्या है? कुछ भी नहीं। 19 दौर की बात हो चुकी है। मई 2020 के पहले जो स्थिति थी अभी तक बहाल नहीं हो सकी है। ब्रिक्स से पहले दोनों देशों की सेनाओं के मेजर जनरल रैंक के अफसरों के बीच 6 दिनों की बातचीत चली है, तब भी कोई नतीजा नहीं निकला। यही नहीं, इस बैठक को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि 6 दिन की बातचीत से क्या निकला है। हालत यह थी कि एक ही अखबार में चीन को लेकर 2 दिनों के भीतर 2 हेडलाइन छप गई। पहले जो हेडलाइन छपी वो अगले दिन बदल गई। मिसाल के तौर पर इंडियन एक्सप्रेस की 25 अगस्त की यह हेडलाइन देखिए, शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना की तैनाती को हटाने के लिए कोशिशें तेज करने पर राजी हो गए। यही मतलब हुआ इसका हिंदी में। इसे लिखने वाले रिपोर्टर का नाम शुभजीत रॉय है। अब उन्हीं की रिपोर्ट इसी अखबार में अगले दिन 26 अगस्त को छपती है। हेडलाइन बदल जाती है। अब कहा जाता है कि दिल्ली और बीजिंग के बयान के बीच अंतर आ गया है। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा से हटने को लेकर चुप है, अपने पुराने रुख को ही दोहरा रहा है।
25 अगस्त की हेडलाइन कहती है कि दोनों देश सेनाएं हटाने की बात कर रहे हैं। 26 अगस्त की हेडलाइन कहती है सेना हटाने को लेकर चीन चुप है। अखबार में खबर आती है कि शी और मोदी की मुलाकात हुई और सीमा विवाद को सुलझाने पर सहमति बनी। यह दूसरी बार इस तरह से खबर आई है। बाली में भी G20 की बैठक के समय दोनों की मुलाकात की खबर आई थी, लेकिन उसके 8 महीने बाद चीन ने यह खबर लीक की और दावा किया कि मुलाकात का प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से था। क्या दोनों बार यह मुलाकात का प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से था या भारत कह रहा है कि चीन ने मुलाकात की मांग की? इसकी पुष्टि यही दोनों देश कर सकते हैं। तो क्या इस बार जब G20 के लिए शी जिनपिंग दिल्ली आएंगे तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी यही बात करेंगे और यही हेडलाइन छपेगी कि सीमा विवाद को सुलझाने पर सहमति बनी है? बात होगी भी या नहीं यह अभी भी साफ नहीं है। ब्रिक्स की तरह G20 की बैठक में भी चर्चा होती रहेगी। शी और मोदी क्या बात करेंगे, हेडलाइन में यह सवाल छाया रहेगा। इस तनाव के बीच जब शी जिनपिंग नई दिल्ली उतरेंगे तो भारत G20 में अपना शक्ति प्रदर्शन किस तरह से कर रहा होगा? सूत्रों की माने तो चीन ने तो इस पर भी सवाल उठा दिया है कि G20 के दस्तावेजों में वसुधैव कुटुंबकम का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। जाहिर है इस बार अहमदाबाद की तरह शी को साबरमती के किनारे झूला झुलाना मुश्किल है, ना ही महाबलीपुरम की तरह प्रधानमंत्री दक्षिण भारतीय परिधान में शी जिनपिंग को घुमाने ले जाएंगे। अब वैसी गर्मजोशी दिखाने का मौका तो मिलेगा नहीं। जोहानिसबर्ग में शी और मोदी की जो भी तस्वीरें आ रही हैं उसे आपने ट्विटर पर देखा होगा। शी जिनपिंग को देखकर यही लगता है कि इन्हें झूला पर झुलाया गया। महाबलीपुरम दिखाकर भारत की कूटनीति में जो क्रांतिकारी बदलाव किए गए, तब जो लेख लिखे जाते थे कि नई दिल्ली से बाहर कूटनीति को घुमाया जा रहा है, अब वो सब गायब हो चुका है। चीन इन सभी हरकतों से यही बता रहा है कि वह इस बैठक को लेकर कितनी गंभीरता से सोच रहा है। पीछे के आतिथ्य सत्कार की वो परवाह नहीं करता। उसकी नजर ऐसे सम्मेलनों से कहीं ज्यादा आगे है। चीन के राष्ट्रपति आएंगे या नहीं, इसे लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन जब वे सीमा विवाद के रहते बाली इंडोनेशिया में और जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका गए, प्रधानमंत्री मोदी से मिले, तो दिल्ली आने में क्यों हिचक होगी? मेरा अपना मानना है कि 20-20 बार चीन से मुलाकात हुई है मोदी जी की। 18 बार तो वो चीन गए हैं। महाबलीपुरम पर शहनाई सुनी शी जिनपिंग के साथ बैठकर, साबरमती में झूले झूले, उसके बाद गलवान में 20 जाबाजों की शहादत हो जाती है और फिर सारे देश को बोला कोई घुसा हुआ नहीं है। 19 कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हो चुकी है और अभी भी अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति नहीं बदली है। हम वहां नहीं पहुंचे दोबारा से। हम जहां तक गश्त करती थी हमारी सेना, वहां गश्त नहीं कर पा रही है। जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे उनको बफर जोन बना दिया गया है। 20 जाबाजों की शहादत के बाद हमने चीन से लगातार व्यापार बढ़ाया। चीन और हमारा व्यापार घाटा $100 बिलियन क्रॉस कर गया। ये सब अपनी जगह जो बातें हैं ये बार बार कही जाती रही है, बार बार आगाह किया गया है सरकार को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज इस बात का है कि नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग की क्या मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग का क्या परिणाम था कि चाइना ने यह फिर से धृष्टता करी है और हमारी जगहों को, हमारी राज्यों को, हमारी जमीन को, हमारी सरजमी के हिस्से को अपना दिखाया है। इस बात का जवाब तो सरकार से आना ही पड़ेगा। ब्रिक्स को लेकर भारत में कम ही विश्लेषण हो सका है, क्योंकि चंद्रयान तृतीय की सफलता के कारण सारा फोकस शिफ्ट हो गया और प्रधानमंत्री बेंगलुरु रोड शो करने चले गए। भारत ने बताया गया कि भारत के कारण ब्रिक्स का विस्तार हुआ है। खैर, हम इस विषय के ज्ञाता तो नहीं हैं और ना ही पश्चिम के अखबारों में जो छपता है उसे ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। फिर भी पश्चिम के अखबारों ने यही लिखा है कि ब्रिक्स के सम्मेलन में शी जिनपिंग का ही रुतबा दिखा, दबदबा दिखा। ये वो अखबार हैं जो चीन की वाहवाही भी करते हैं और उसे संदेह से देखते भी हैं। भले ही फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि भले ही दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का मेजबान था, मगर असली वीआईपी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ही थे। वहां 60 से अधिक देशों के मुखिया मौजूद थे, मगर उन सभी के बीच ज्यादा तवज्जो दी गई शी जिनपिंग को। इस अखबार की एक और रिपोर्ट है कि चीन ने ब्रिक्स से कहा है कि G7 का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे।
वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेडलाइन भी इसी टोन की है कि चीन और रूस मिलकर ब्रिक्स को पश्चिम के खिलाफ मोर्चे में बदलना चाहते हैं। इसमें भारत की नीति या स्टैंड की उपेक्षा की गई है। पश्चिम के अखबारों की रिपोर्टिंग में भारत ब्रिक्स को पश्चिम विरोधी मोर्चे में बदलने के खिलाफ है। द इकोनॉमिस्ट की हेडलाइन है कि ब्रिक्स कई तरह की चिंताओं से ग्रसित है। चीन का इस ब्लॉक को विस्तार करने का प्लान उसके विरोधाभास को दर्शाता है। ब्लूमबर्ग की यह हेडलाइन उसकी हताशा दर्शाती है कि ब्रिक्स को खत्म कर दिया जाना चाहिए। ब्रिक्स इज ब्रोकन एंड शुड बी स्क्रैप्ड। दुनिया में गोलबंदियां बढ़ गई हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं और कुछ समय बाद एक नया ग्रुप बन जाता है, नया नाम आ जाता है। इन गोलबंदियों की बदौलत दुनिया की कौन सी समस्या काबू में आ सकी है, किसी को पता नहीं। ऐसा नहीं है कि इनका कुछ भी महत्व नहीं है, लेकिन 1.5 साल से यूक्रेन में युद्ध है। अगर उसी को ना रुकवा सकें तो फिर इन मंचों की क्या उपयोगिता रह गई। इसलिए यह भी देखना चाहिए कि जिस ब्रिक्स को लेकर हिंदी के अखबार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उस ब्रिक्स के बारे में दुनिया के अखबार किस एंगल से देख रहे हैं और उसकी सही उपयोगिता क्या है। सहमति असहमति तभी सार्थक होती है जब ज्यादा से ज्यादा बातें मेज पर हों। जब G20 की अध्यक्षता भारत को मिली तो ना जाने कितना पैसा प्रचार में फूंक दिया गया कि भारत की साख बढ़ गई है। सितंबर की बैठक के बाद G20 के नए अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। ब्राजील और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के पास अध्यक्षता जा सकती है। तो क्या अब अगले 1 साल के लिए ब्राजील सुपर पावर हो जाएगा? उसकी ताकत दुनिया पहचानेगी और इंडिया को भूल जाएगी। इंडोनेशिया ने भी तो बहुत कम समय में G20 का आयोजन कर दिखा दिया। क्या वो सुपर पावर हो गया था? ब्राजील जो है वही तो रहेगा। G20 से अगर भारत चीन सीमा विवाद पर कुछ भी ना निकले, यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के खिलाफ बयान ना आए, तो फिर इस घूमने टहलने का क्या लाभ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।